हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं सुमित ठाकुर, आप लोगों का इंग्लिश टीचर आपके सामने। और आज हम करने वाले हैं लॉ स्प्रिंग का पार्ट 1। और लॉ स्प्रिंग का पार्ट 1 जिस प्लेस के ऊपर बेस्ड है दैट इज सीमापुरी। ठीक है, वैसे तो मैंने इस चैप्टर का एनसीईआरटी एनालिसिस लाइन बाय लाइन ऑलरेडी बना रखा है। अगर एनसीईआरटी देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो। बट ये वाली जो वीडियो होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी एग्जामिनेशन बेस्ड, जिसके अंदर हम सारी चीजें इंपॉर्टेंट कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेक श्योर अगर किसी ने स्टडी प्लान की वीडियो नहीं देखी है, स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी है 30 डेज वाली, तो वो जरूर देख लेना। मैं आई बटन पे यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, लॉ स्प्रिंग का पार्ट 1 मैंने जैसा कि आपको बताया सीमापुरी के बारे में। सीमापुरी जो कि एक प्लेस है जो दिल्ली के बॉर्डर पर है। होता क्या है, इस चैप्टर की जो राइटर है जिसका नाम एनएस जंग है, वो इस प्लेस को विजिट करती है और विजिट करने के बाद वहां की लोगों की लाइफ एंड लिविंग कंडीशन को स्टडी करती है। वो देखती है कि कैसे वहां के जो बच्चे हैं उनकी लाइफ एक्सप्लॉइट होते जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे राइटर हमारे को बताती है कि किस तरीके से सीमापुरी और इंडिया के कई सारे ऐसे पार्ट्स के अंदर जो बच्चे हैं उनका शोषण हो रहा है, उनका बचपन जो है वो कहीं ना कहीं खो गया है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी लॉ स्प्रिंग है। स्प्रिंग यहाँ पे एक मेटाफर है चाइल्डहुड के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, सीमापुरी वाले पार्ट में जो राइटर है वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम साहिब आलम होता है। तो ये एक रैक पिकर है। रैक पिकर मतलब कूड़ा बीनने वाला। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज आयरॉनिक इन द नेम ऑफ साहिब आलम, कि भाई साहिब आलम के नाम में आयरनी क्या है। तो साहिब आलम के नाम में आयरनी ये है कि साहिब आलम का मीनिंग तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, लेकिन वो है कौन, एक रैक पिकर। तो आयरनी मतलब जब कोई भी चीज उसके मीनिंग से अपोजिट हो, मतलब लिटरल जो उसका मीनिंग है उससे अपोजिट हो, ठीक है, तो उसको हम आयरनी कहते हैं। तो यहां साहिब आलम का मीनिंग क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जहां का राजा, संसार का मालिक, करता धर्ता, पालनहारा। ठीक है, लेकिन यहां पे वो एक रैक पिकर है, तो उसका नेम उसके प्रोफेशन को बिल्कुल भी मैच नहीं करता, सूट नहीं करता। तो यही उसके नाम में क्या है, आयरनी है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि डिस्क्राइब द लाइफ एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी के लोगों की लाइफ एंड लिविंग कंडीशन बतानी है। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में पूछा जाता है, कभी भी आता है तो लॉन्ग में आता है, 5 मार्क्स के अंदर आता है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि सीमापुरी सिचुएटेड कहां पे है। तो वी राइट दैट सीमापुरी इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट इट इज माइल अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। मतलब ये सीमापुरी दिल्ली के बॉर्डर पे होने के बावजूद भी दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सीमापुरी बेशक दिल्ली के बॉर्डर पे है, बट दिल्ली के अंदर जो फैसिलिटीज होती हैं, जो लोगों को चीजें मिलती हैं, जो एमिनिटीज हैं, वो सीमापुरी में कहीं ना कहीं नहीं है। यही एक रीजन है कि वो दिल्ली के बॉर्डर पे होने के बावजूद भी दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर है। कहते हैं ना, अभी तो दिल्ली दूर है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो फैसिलिटीज है उसकी पहुंच से सीमापुरी कहीं ना कहीं दूर, कहीं ना कहीं बहुत बार रिपीट कर दिया, सॉरी। ठीक है, तो सीमापुरी उसकी पहुंच से दूर है। तो अब बात करते हैं इससे आगे के डिस्क्रिप्शन की। तो भाई आगे का डिस्क्रिप्शन क्या है कि यहां जो लोग रहते हैं वो कहां के हैं? ये लोग हैं बांग्लादेश के, ढाका के। आए कब थे यहाँ पे? 1971 में। है कौन ये लोग? माइग्रेंट्स हैं। ठीक है, कहां से आए हैं लोग, कौन है ये लोग? तो माइग्रेंट्स हैं, बांग्लादेश से आए हैं बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि उनका घर बार स्टॉर्म की वजह से 1971 के आसपास तबाह हो गया। तो दे आर माइग्रेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड। और यहां पे आके ये लोग आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली पे, मतलब बाउंड्री पे, बॉर्डर पे बस गए और तभी से यहां रह रहे हैं। अब वहां के लोगों का लिविंग कंडीशन, तो भाई यहां पे जो लोग रहते हैं वो स्ट्रक्चर्स ऑफ मड में रहते हैं। छतें टीन एंड टर्पलिन की होती हैं। सीवेज सिस्टम नहीं है, घर का पानी निकलने का रास्ता। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रनिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है। यहाँ के लोगों के पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, बस राशन कार्ड है जिससे उनको ग्रेन फूड मतलब ग्रेन मिल जाता है, अनाज मिल जाता है, और उनका वोटर लिस्ट पे नाम आ जाता है, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज उनको यूज करती हैं और उसके बदले में उनको वहां रहने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये आपका लाइफ एंड लिविंग कंडीशन को लेके क्वेश्चन हो गया, जो लॉन्ग क्वेश्चन में है। तीसरी चीज की बात करते हैं बच्चों, यहां पे सीमापुरी के अंदर जो कूड़ा है उसके मायने कैसे डिफरेंट है बड़ों के लिए और बच्चों के लिए। तो बड़ों के लिए कूड़ा क्या है? बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए इट इज दैट डेली ब्रेड, इट इज देयर सर्वाइवल, इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, रूफ ओवर देयर हेड। बट उसी जगह बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर्स, जहां पे उनको एक कॉइन मिल जाता है, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है, उन्हें हमेशा आशा होती है और मिलेगा और मिलेगा, और इसी की उम्मीद में वो कूड़ा बीनते रहते हैं। अब बच्चों को यहाँ पे राइटर मॉर्निंग बर्ड से कंपेयर करती है। कहती है कि बच्चे जो होते हैं, रैक पिकर्स जो होते हैं, वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह मॉर्निंग में अपीयर होते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं बाय नून। और उनके कंधों पे प्लास्टिक बैग्स रहते हैं। उनमें से कई सारे बच्चे जो है वो चप्पल भी नहीं पहनते हैं, जूते भी नहीं पहनते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि भाई ये तो ट्रेडिशन है कि रैक पिकर्स जो है वो चप्पल नहीं पहनते हैं। उसके बाद राइटर हमारे को बताती है
कि किस तरीके से जो रैक पिकिंग है उसने एक प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, एक कला का दर्जा ले लिया है सीमापुरी में। कैसे ले लिया है, क्वेश्चन भी आता है, हाउ हैज रैक पिकिंग एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। इससे पहले वाला क्वेश्चन था हाउ इज गार्बेज या हाउ इज रैक पिकिंग डिफरेंट फॉर द पीपल इन सीमापुरी, ठीक है। तो नाउ अब द क्वेश्चन इज हाउ हैज रैक पिकिंग एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट इन सीमापुरी। क्योंकि जैसे एक आर्टिस्ट के लिए आर्ट नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, उसी तरीके से सीमापुरी के लोगों के लिए भी रैक पिकिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जैसे आर्टिस्ट को आर्ट में प्लेजर मिलता है, वैसे ही रैक पिकर्स को रैक पिकिंग के अंदर प्लेजर मिलता है। लास्ट में जो लड़का है, जो हमारा स्टोरी का हीरो है अनीस जंग के अकॉर्डिंग, साहिब आलम, ठीक है, उसकी एक जॉब लग जाती है टी स्टॉल पे। वो टी स्टॉल पे काम करता है, ही इज पेड 800 रुपीज अ मंथ एंड ही इज गेटिंग मील्स एडिशनली। तो राइटर एक दिन उसे देखती है तो पूछती है कि भाई बहुत दिनों से दिखे नहीं, कूड़ा बीनते हुए, तो क्या करने लगे हो आजकल। तो वो उस टाइम पे दूध लेने जा रहा था स्टील कनस्तर में। तो वो बताता है कि मैं वहां टी स्टॉल पे काम करता हूं और मुझे 800 रुपए महीने मिलते हैं, खाना भी मिलता है। तो नाउ द राइटर आस्क्स दैट आर यू हैप्पी विद दैट। तो यहां पे साहिब आलम के चेहरे पे मतलब वो खुशी नहीं होती जो पहले हुआ करती थी जब वो कूड़ा पीना करता था। बिकॉज नाउ ही इज नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन चॉइस। अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउ ही इज नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन चॉइस। द स्टील कनस्तर व्हिच ही कैरीज दैट सीम्स मच हैवियर और मोर हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। मतलब वो प्लास्टिक बैग जो उठाता था उससे ज्यादा भारी लगता है उसे, क्योंकि ये उसका नहीं है, ये उसके ओनर का है, टी स्टॉल के ओनर का है, ठीक है। पहले की जो उसकी केयर फ्री लाइफ थी अब वो उसके पास नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन यही है कि इज साहिब हैप्पी ऑन गेटिंग अ जॉब। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। इसके अलावा भी स्टोरी के प्लॉट में मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि टेनिस कोर्ट के बाहर साहिब आलम खड़ा रहता है, उसे टेनिस गेम पसंद है, बट जब राइटर पूछती है इसके बारे में तो उसे पता है कि वो गेम उसकी पहुंच से बाहर है। उसके पैरों में भी टेनिस शूज हैं, लेकिन उनमें से एक शूज जो है वो उसमें छेद है, ये डिस्कार्डेड शूज हैं किसी रिच बच्चे के। फिर एक उदीपी की स्टोरी वाला पॉइंट आ जाता है कि भाई उदीपी के अंदर एक व्यक्ति जब राइटर से मिलता है, उदीपी का रहने वाला होता है, तो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मंदिर के पुजारी थे और मैं हमेशा एक पेयर ऑफ शूज के लिए प्रे करता था, क्योंकि पेयर ऑफ शूज नहीं थे एक प्रीस्ट के बेटे के पास। लेकिन बाद में 30 साल बाद के लगभग उदीपी में जो प्रीस्ट है उसके बेटे के पास शूज भी हैं, नोटबुक भी है, बैग भी है, बैकपैक भी है। मतलब समय बदल गया है प्रीस्ट के बेटे के लिए और लोगों के लिए, लेकिन सीमापुरी के लोग 1971 में भी वैसे थे और अभी भी ऐसे ही हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आती हैं। बाकी आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने शुरू में ही बताया था अगर एनसीईआरटी आपको पढ़नी है लाइन बाय लाइन तो वो भी तुम्हारे सुमित भैया के चैनल पे अवेलेबल है। लाइन बाय लाइन सारी चीजें करा रखी है तुम्हारे भाई ने, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सारी की सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर आप वीडियोस को जरूर देखें, अच्छे से सिलेबस करें। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, स्टडी प्लान वाली वीडियो, ये दोनों वीडियोस देखनी है। मैं यहाँ पे साइड में एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। और यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं देखता हूं कि चैनल में सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने कर रखा है। देखने वाले लोगों में से 95% वो लोग हैं जिन्होंने देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो ये बहुत बहुत बुरी चीज है। मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं तो यार थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कर दो, है अपनी दया का पात्र बनाओ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो। नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये मतलब नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ईच एंड एवरीबॉडी।